आपको दिखाते हैं 5 चौंकाने वाले वीडियो। पहली तस्वीर पुणे से है, जहां पर एक भारी भरकम ट्रक देखते ही देखते गड्ढे में समा गया। पेट फुलाके की तस्वीर आप देखिए। यहां पर एक जो ट्रक है वो उल्टा होकर कैसे गड्ढे में गिर जाता है। पुणे नगर निगम का ट्रक नाली की सफाई के काम के लिए वहां पर गया हुआ था, लेकिन अचानक से ट्रक का पिछला हिस्सा जमीन में समाने लगा। अचानक से पूरा का पूरा ट्रक ही गड्ढे में समा गया। यह गड्ढा इतना बड़ा था कि पूरा का पूरा ट्रक इसमें किसी सामान की तरह फिट हो गया। लोगों का अनुमान यह है कि गड्ढे की गहराई करीब 25 से 30 फीट होगी। इस हादसे में ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। जैसे ही ट्रक गड्ढे में समाने लगा, वैसे ही ड्राइवर ने ट्रक के बाहर छलांग लगा दी। देखिए, आपको ड्राइवर इसके बाद बाहर आता हुआ भी नजर आएगा। और दूसरी तस्वीर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की है, जहां पर सड़क पर एक जोरदार हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार अचानक से बेकाबू हो गई और एक स्टोर के अंदर जा घुसी। यह कार एक डिलीवरी कार थी और ड्राइवर को तेजी से सामान को डिलीवर करना था। हादसे में ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। ये देखिए आप। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए आप, दो तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर सड़क की है जब कार बेकाबू हुई, और दूसरी तस्वीर स्टोर की है जहां पर अचानक से कार घुस गई। स्टोर के अंदर अफरा तफरी इसके बाद मच गई। उस समय सोफे पर वहां पर एक शख्स भी बैठा हुआ था और दूसरा शख्स कुछ खरीदारी कर रहा था। जैसे ही कार अंदर घुसी, दोनों सदमे में आ गए। इस टक्कर में दोनों की जान बाल बाल बची। और अब तीसरी तस्वीर मध्य चीन के हुनान से आई है, जहां पर 10वीं विंग सूट फ्लाइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में दुनिया भर के विंग सूट फ्लायर्स ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने पहाड़ की चोटी से छलांग लगाई और विंग सूट की मदद से हवा में तैरते हुए जमीन पर आए। डेयरडेविल्स के इस कारनामे को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग हुनान के झांग जियाजी इलाके में पहुंचे। और अब चौथी तस्वीर अमेरिका के ओहायो से है, जहां पर एक वाहन गोदाम में भीषण आग लग गई। रात के वक्त आग लगी। करीब 5 घंटों की मेहनत के बाद यह आग सुलगती रही। जहां आग लगी थी वहां पर बीच बीच में धमाके भी होते रहे और इसकी वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को कई बार अपना ऑपरेशन रोकना पड़ा। इस आग की वजह से आसपास भारी प्रदूषण भी फैल गया। काले धुएं से लोगों को भारी दिक्कत हुई है। और अब पांचवी तस्वीर चीन के एक चिड़ियाघर से, जहां पर 2 डॉग्स को पांडा के तौर पर पेश किया गया। डॉग के शरीर को पेंट किया गया और उन्हें पांडा के रंग में रंग दिया गया। अमेरिका के एनबीसी न्यूज का दावा है कि जियांगसू प्रांत के ताइझोउ चिड़ियाघर में कई नकली पांडा पाए गए हैं। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने चाउ चाउ ब्रीड के डॉग्स को पांडा का रूप दे दिया। चीन की इस धोखाधड़ी की अब सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, नोएडा से है, जहां पर एक तस्वीर सामने आई है। नोएडा के सेक्टर 25 में एलिवेटेड रोड पर एक हादसा हो गया। स्कूटी चला रही एक लड़की फ्लाईओवर से गिर गई, लेकिन शुक्र इस बात का है, गनीमत यह रहा कि वो पिलर में फंस गई। इस हादसे से हालांकि गंभीर तौर पर घायल हो गई। वहां से गुजर रहे 2 लोगों ने इसके बाद उस लड़की को वहां से निकाला और उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। ये देखिए, नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यह एलिवेटेड रोड की तस्वीर है, जहां पर एक स्कूटी सवार युवती हादसे का शिकार हो गई। और जब हादसा हुआ, इसके बाद यह युवती इस एलिवेटेड रोड के फ्लाईओवर, ये जो बना हुआ है, इसके पिलर में आकर गिर गई। और बताया जा रहा है कि इस हादसे में युवती को काफी चोटें आई है। हालांकि वहां पर बाकी जो लोग मौजूद थे, उन्होंने इसके बाद इस युवती को वहां से निकाला है और फिर अस्पताल पहुंचाया गया। और चलिए बात करते हैं, आखिर कौन है भारत का कट्टर दुश्मन? पाकिस्तान से आमंत्रण उसको क्यों दिया गया? क्या ये किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है? इस पर हम बात करते हैं। जी हां, ये ऐसी खबर है जिससे
पाकिस्तान से साजिश की नई आशंका पैदा हो गई है। भारत का एक कट्टर दुश्मन है, नाम है उसका जाकिर नाइक। शायद आपने भी इससे पहले कई बार नाम सुना होगा जाकिर नाइक का। वही जाकिर नाइक जो भारत में वांटेड और काफी लंबे वक्त से भागा भागा फिर रहा है, काफी समय से अंडरग्राउंड है ये भारत का दुश्मन। अचानक से अब ये सिर उठाने लगा है, अचानक से एक बार फिर जाकिर नाइक चर्चा में है, क्योंकि उसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से न्योता मिला है। हैरानी की बात आप देखिए, इस बार आमंत्रण सिर्फ जाकिर नाइक को ही नहीं मिला, बल्कि उसकी नफरती सल्तनत के वारिस फारिक को भी मिला है उसका आमंत्रण। आखिर भारत के दो दुश्मनों में इतनी करीब एकाएक कैसे बढ़ने लगी? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश का ये सब कुछ हिस्सा है? आज TV9 पर इन सवालों से जुड़ी अहम जानकारी हम आपको देंगे। और देखिए बड़ी खबर क्या है इससे जुड़ी हुई। पाकिस्तान से जाकिर नाइक को न्योता मिला है, आमंत्रण दिया गया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कार्यक्रम के लिए आमंत्रण दिया गया है। जाकिर और उसका बेटा फारिक पाकिस्तान जाएंगे, जो खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में कई लोकेशंस पर दोनों के कार्यक्रम है और बाकायदा इस कार्यक्रम का जो पोस्टर भी है, जाकिर नाइक और उसके बेटे के कार्यक्रम का पोस्टर, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये भारत का कट्टर दुश्मन है जाकिर नाइक, और पाकिस्तान की तरफ से जो निमंत्रण मिला है, आखिर इसका मतलब क्या है? क्योंकि जाकिर नाइक सिर्फ अकेले नहीं जा रहा, बल्कि जाकिर के साथ उसका बेटा भी जा रहा है। इससे पहले कई बार आपने सुना होगा जाकिर नाइक जिसने भारत के खिलाफ जहर उगला। तो सवाल यह है कि क्या जलसे के बहाने जाकिर पाकिस्तान में नई साजिश की स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखेगा? आप देखिए पूरी खबर आपको बता रहे हैं हम बिग वॉल के जरिए। पाकिस्तान ने आमंत्रित किया है किसको? जाकिर नाइक, और साथ में उसका बेटा भी है। बेटे फारिक के साथ जाकिर नाइक पाकिस्तान जाएगा। जो खबर सामने आ रही, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बाकायदा कार्यक्रम रखा गया है, शो रखा गया है। जाकिर और उसके बेटे का जहरीले भाषण देने की वहां पर तैयारी है, यह साफ तौर पर समझ में आ भी रहा है। धर्म के नाम पर नफरती सभा करता है जाकिर नाइक, और वहां पर भी बहुत कई बार भारत के खिलाफ इसने जहर उगला है, भारत के खिलाफ साजिश की। ऐसे में एक बहुत बड़ी आशंका है कि आखिर ये जाकिर नाइक पाकिस्तान में जाकर क्या करेगा? भारत का कट्टर दुश्मन है जाकिर नाइक। हिंदुस्तान में जाकिर वांटेड है, और वही जाकिर अब कहां पर जा रहा है? पाकिस्तान में जा रहा है, जहां पर कई इसके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो जाकिर नाइक की कुंडली आपको हम बता देते हैं। इस्लामिक उपदेशक है जाकिर नाइक, उसको और जरा आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से जाकिर नाइक के बारे में। हिंदुस्तान के खिलाफ ये लगातार नफरती एजेंडा अपना रखता है। भारत का ये बड़ा दुश्मन है, भारत का ये कट्टर दुश्मन है। भाषणों में भारत के खिलाफ ये जहर उगलता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग केस समेत नफरती बयान मामले में ये फरार है, और इसलिए हिंदुस्तान में ये वांटेड है। प्रत्यर्पण के लिए कोशिशें लगातार जाकिर नाइक की हो रही हैं, लेकिन वो जाकिर नाइक अब कहां जा रहा है? जो कि भारत का मोस्ट वांटेड है, वो जा रहा है पाकिस्तान। अब देखिए इस पर और ज्यादा जानकारी हम लेते हैं लाहौर से। गुलाम अब्बास हमारे साथ लाइव जुड़े, और इसके अलावा सुमित चौधरी मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। लेकिन सबसे पहले गुलाम, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जाकिर नाइक के बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह से भारत के खिलाफ उसकी नफरत है, और जो नफरती बयान है, जहरीले बयान है, वो वक्त वक्त पर देता है। पाकिस्तान जाने का क्या मतलब हम निकालें? देखिए कोरोना, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ऑफिशियली तौर पर जाकिर नाइक को इनवाइट किया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मेहमान के तौर पर जाकिर नाइक जो है वो अक्टूबर के स्टार्ट में पाकिस्तान पहुंचेंगे और लगभग 20 दिन तक पाकिस्तान में रहेंगे। सबसे पहला उनकी जो पब्लिक के साथ गैदरिंग है वो रखी गई है कराची में, जो कि 5 और 6 तारीख को है, और उसके बाद वो लाहौर आएंगे 12 और 13 तारीख को। 2 दिन की यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होगी, और इसके साथ साथ उसके बाद वो इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पे 19 और 20 तारीख को वो अपने भाषण देंगे, पब्लिक के साथ अपनी डिस्कशन रखी गई है उसकी। इसके साथ साथ 15 और 20 दिन के दौरान वो न सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल से बल्कि मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हैं उनको अटेंड करेंगे। उसके साथ साथ जो इनके जो इवेंट्स रखे गए हैं, 2 आम पब्लिक के हट के, वो मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स इनके ऑर्गेनाइज किए गए हैं। असल में जो जमात अहले हदीस है उसकी तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनके इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है पाकिस्तान में, और ये तक लगभग जो दौरा है ये 15 से 20 दिन का है। ये पहली दफा जाकिर नाइक और उनके बेटे जो है फारिक, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन्विटेशन पर, यानी कि सरकारी इन्विटेशन पर पाकिस्तान आ रहे हैं। और इसके साथ साथ कोरोना, एक अहम बात वो है कि जाकिर नाइक ने अपने इस विजिट से कुछ देर पहले
यानी कि एक दिन पहले उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है और उन्होंने इस बात पे चर्चा की है कि वो भारत छोड़कर पाकिस्तान आने की बजाय मलेशिया को गए। तो उनसे जब पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने पूछा तो उन्होंने उनको पॉडकास्ट किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर वो सीधे पाकिस्तान भारत से आते तो उनके ऊपर आईएसआई का एजेंट होने का आरोप लगता, जिसकी वजह से उन्होंने मलेशिया जाना बेहतर समझा। हालांकि पाकिस्तान में उनके बकौल की उनकी फॉलोइंग थी, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ ऐसे सेक्ट्स हैं जो कि जाकिर नाइक को पसंद नहीं करते और वो इस मामले में जो सरकार की तरफ से और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से उनको न्योता दिया गया है उसके ऊपर एतराज भी जता रहे हैं, जिनमें खासकर जो टीएलपी के लोग हैं और उसके साथ साथ शिया जो समुदाय के लोग हैं वो इसके ऊपर एतराज भी जता रहे हैं। ठीक है गुलाम, आप हमारे साथ बने रहिए। सुमित चौधरी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से गुलाम अब्बास ये जानकारी दे रहे हैं, शो का तो ऐसा लग रहा महज बहाना है। 15 से 20 दिन पाकिस्तान में जाकिर नाइक और उसका बेटा बिताएगा। क्या यहां पर आपको लग रहा है कि कोई गहरी साजिश भी भारत के खिलाफ नजर आ रही है? देखिए, आपको कोरोना 5 अक्टूबर को जाकिर नाइक और उनका बेटा पाकिस्तान में पहुंचेंगे, कराची हो दूसरे शहरों, और 20 तारीख तक 20 अक्टूबर तक 15 दिनों तक वो लगातार पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस करेंगे। आखिरकार जाकिर नाइक 8 साल यानी करीबन जब वो 2016 में मलेशिया गए थे उसके बाद अब पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब उनकी जरूरत पाकिस्तान को महसूस की जा रही है। दरअसल जाकिर नाइक का काम क्या है? वो जहर उगलना, लगातार ऐसी प्रीचिंग देना, ऐसी बातें करना जिससे यूथ को उकसाया जा सके, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कैसे हो सके। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ये भारत में भी करती थी और मलेशिया में भी बैठकर करने की पूरी कोशिश करती है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान अब जाकिर नाइक का इस्तेमाल एक लार्जर पर्सपेक्टिव को आप कह सकते हैं एंगेज करने के लिए करेगा। पाकिस्तान लगातार ऐसे समय में जाकिर नाइक को बुला रहा है जब कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अपना एजेंडा कश्मीर भी साधने की कोशिश पाकिस्तान करेगा। तो ये सारे पहलू है जिनको लेकर जाकिर नाइक और उनके बेटे को बुलाया गया है, और ये वही काम करेगा जो भारत में रहकर इसने कई सालों तक किया और फिर उसके बाद 8 सालों से मलेशिया में बैठ के कर रहा था। बिल्कुल, यानी गहरी साजिश पाकिस्तान की नजर आती है कि आखिर क्यों जाकिर नाइक और उसके बेटे को बुलाया गया, आमंत्रण दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलाम अब्बास इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर भी पाकिस्तान से है, जहां पर ईशनिंदा कानून की वजह से पाकिस्तान में एक और शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन इस बार तरीका पहले से थोड़ा अलग था। सिंध के उमरकोट में पुलिस ने ईशनिंदा के आरोपी एक डॉक्टर को एनकाउंटर में मार गिराया। डॉक्टर पर ईशनिंदा और इस्लाम विरोधी कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आरोप था। उमरकोट में डॉक्टर के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन चल रहा था। कई जगह हिंसक प्रोटेस्ट भी हुआ था डॉक्टर के खिलाफ। लगातार हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के डर से डॉक्टर कहीं पर छिप गया था। बीती रात पुलिस ने उसे गोली मार दी। पुलिस डॉक्टर को एनकाउंटर में मार गिराने का दावा कर रही है। एक सप्ताह के अंदर ईशनिंदा के आरोप में हत्या की यह दूसरी घटना है जो पाकिस्तान के बिगड़ते हालात को साफ तौर पर बयां कर रही है। तो पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपी के एनकाउंटर से जुड़ी अब 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, उस डॉक्टर की है जिस पर ईशनिंदा का आरोप लगा था और पुलिस ने एनकाउंटर में उसको मार गिराया। पुलिस का दावा है कि आरोपी डॉक्टर भागने की कोशिश कर रहा था और इसकी वजह से उसको गोली मारनी पड़ गई। पिछले 2 दिनों से सिंध का उमरकोट हिंसा की आग में जल रहा है, झुलस रहा है। डॉक्टर के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। गुस्साई भीड़ ने डॉक्टर के क्लिनिक को भी आग के हवाले कर दिया। ये 4 तस्वीरें बयां कर रही कि पाकिस्तान में कितने बुरे हालात हैं। इधर ईशनिंदा कानून का शिकार हुई एक और महिला, ये बड़ी खबर, पाकिस्तान की एक अदालत ने सुनाई है मौत की सजा महिला को। व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट डालने का आरोप लगा है महिला पर और इसके बाद ईशनिंदा कानून के तहत इस महिला को मौत की सजा मुकर्रर की गई है। तो पाकिस्तान के ईशनिंदा कानून का काला सच हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कानून में कब कब क्या क्या बदलाव हुए, और यह भी आप समझ लीजिए कि आखिरकार किस तरह से ईशनिंदा कानून के बहाने पाकिस्तान में लोगों को मार दिया जाता है। इस्लाम का अपमान करने पर मौत की सजा का प्रावधान है पाकिस्तान में जो ईशनिंदा कानून है। ईशनिंदा कानून के जरिए अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, उन्हें दबाना, ये एक बहाना बन जाता है। ज्यादातर हिंदुओं, ईसाई और सिखों के खिलाफ इसका इस्तेमाल होता है। आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको एक हथियार के तौर पर वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। जनरल जियाउल हक की सैन्य सरकार के दौरान कई और सख्त धारा इसमें जोड़ दी गई थी। इसको और भी ज्यादा कड़ा कानून बना दिया गया था। ईशनिंदा कानून में साल 1980 में 3 साल तक जेल का प्रावधान था, लेकिन किस तरह से इसमें बदलाव हुआ। साल 1982 की बात करें तो उम्र कैद की सजा का जो प्रावधान है वो इसमें जोड़ दिया गया, यानी कि कानून को और ज्यादा कड़ा बना दिया गया। बाद में ईशनिंदा के लिए मौत
जो मौत की सजा है उसका प्रावधान भी इसमें जोड़ दिया गया। और इसी के तहत जो एक महिला है पाकिस्तान में, उसे ईश निंदा कानून के तहत मौत की सजा दी गई। अब आपको बताते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में ईश निंदा कानून लागू है और ईश निंदा के दोषियों के लिए कितनी सजा का प्रावधान है। पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए। ईश निंदा कानून कहां कितनी सजा है। पाकिस्तान की बात करें तो ब्रिटिश काल से इसे लागू किया गया है और यहां पर मौत और उम्र कैद की सजा। इसके अलावा अगर अफगानिस्तान की बात करें तो यहां पर शरिया कानून लागू किया गया है और इसके तहत भी मौत की सजा का अफगानिस्तान में प्रावधान है। बात सऊदी अरब की करते हैं। शरिया कानून यहां पर लागू है और प्रावधान यहां पर भी मौत की सजा का है। नाइजीरिया में संविधान में प्रावधान है और मौत की सजा का भी इसमें मुकर्रर की गई है। ईरान की बात करें 2012 में कानून ईरान में बनाया गया और इसमें भी मौत की सजा मुकर्रर करने का प्रावधान। मिस्र की बात करें 2014 में संविधान में बदलाव किया गया और इसमें क्या है 5 साल तक की जेल हो सकती है। इंडोनेशिया की बात करें 1965 में कानून बना, 5 साल तक की जेल का इसमें प्रावधान। तो ये ईश निंदा कानून को लेकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई और देश, उसकी जानकारी आपको हमने दी है। और अब बात करते हैं कि आखिरकार कौन है रेलवे के दुश्मन, आखिरकार क्यों बार बार जो साजिशें हैं वो सामने आ रही है। जी हां, रेलवे ट्रैक से आखिर क्यों खिलवाड़ हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल भारत में बनता हुआ नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से रेलवे पटरियों से छेड़छाड़ की खबरें सामने आ रही हैं। अब सूरत में क्या हुआ है? सूरत में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश का खुलासा हुआ है। घटना 20-21 सितंबर रात की है, जहां पर किम रेलवे स्टेशन के पास फिश प्लेट उखाड़ दी गई और उसे पास ही में ट्रैक में फेंक दिया गया उखाड़ करके। उपद्रवियों ने नट बोल्ट और फिश प्लेट की चाबी भी उखाड़ कर फेंक दी। फिश प्लेट्स की जानकारी किम के पास गश्त कर रहे रेलवे लाइनमैन ने दी। समय रहते फिश प्लेट के उखड़ने का पता लग गया, जिससे वहां से गुजरने वाली ट्रेन को वक्त रहते रोक दिया गया। शरारती तत्वों की इस करतूत से करीब 20 मिनट तक रेल गाड़ियों का परिचालन बाधित रहा। आपको बता दें, पिछले 55 दिन की बात करें तो 20वीं बार ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। टारगेट पर यात्री ट्रेन और मालगाड़ियां हैं। देश में करीब 2.40 यानी कि 2,40,00,000 लोग रोजाना ट्रेन से यात्रा करते हैं, सफर करते हैं और ऐसे में इन लोगों के साथ, इन लोगों की जान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही। पुलिस अधिकारियों की तरफ से जो ताजा मामला सामने आया है उसको लेकर क्या कहना है, सुन लीजिए आप। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में कोसंबा किम विस्तार में रेलवे ट्रैक पर ट्रैक की जो फिश प्लेट होती है वो 2 फिश प्लेट एक ट्रैक से निकालकर दूसरे ट्रैक पर रख दी गई है और इसकी जो की होती है पूरे ट्रैक की उसको भी लूज करके इसमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। उसके चलते तुरंत आरपीएफ जीआरपी की टीमें यहाँ पे स्पॉट पर आके रेलवे व्यवहार पूर्ववत कर दिया गया है। कोई भी दिक्कत रेलवे व्यवहार में नहीं है और ये जो हरकत करने की कोशिश की है उसके अगेंस्ट में पुलिस लीगल एक्शन लेगी। सूरत रूरल पुलिस की 5 टीमें, आरपीएफ जीआरपी की भी टीमें और हमारे एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पे कार्यरत है, वो भी इसकी तफ्तीश कर रही है और जितना हो सके उतना जल्द से जल्द इस गुनाह को डिटेक्ट करने की पुलिस कोशिश कर रही है। तो सूरत में फिश प्लेट के जरिए ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश की गई। फिश प्लेट आखिर क्या होती है और कैसे से ट्रेन की आवाजाही बाधित हो सकती है ऐसा करने से, यह आपको समझाते। देखिए, पटरी पर फिश प्लेट एक धातु की पट्टी होती है जो आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जिसके साथ इस बार छेड़खानी की गई है। 2 रेलवे पटरियों के सिरों को आपस में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए काफी अहम, यानी कि 2 जो पटरियां हैं उनको जोड़ने का काम करती है। फिश प्लेट पटरी के दोनों सिरों पर फिट की जाती है, बाकायदा इससे इनको फिट किया जाता है। फिश प्लेट हटी तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, डिरेल हो जाएगी, एक बड़ा हादसा हो जाएगा। पटरियों के बीच असमानता से ट्रेन डिरेल हो जाती है और ये जाहिर सी बात है जो भी इसके पीछे साजिश करता है उसको ये पता है और यही वजह है कि उसने फिश प्लेट को वहां से हटाने का, उखाड़ने का काम किया। अब आपको 13 दिनों में हुई ऐसी 5 घटनाओं के बारे में बताते हैं जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि देश में ट्रेन टेरर फैलाने की कैसे एक बड़ी साजिश हो रही है। हर दुर्घटना के बाद ऐसे सबूत हाथ लगे जिससे कि शक और ज्यादा गहरा रहा है। पहली घटना 21 सितंबर यानी कि कल देर रात की ताजा घटना आपको बता रहे हैं, जब सूरत के पास रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट को निकाल दिया गया। दूसरी घटना है थोड़ा पहले 19 सितंबर की, जब यूपी के रामपुर में पटरी पर बिजली का खंभा रख दिया गया था। तीसरी घटना थोड़ा और पहले 11 सितंबर की है, जब
हरदोई में दुर्गाना एक्सप्रेस OHE तारों से उलझ गई। इससे धमाके के साथ OHE लाइन लगभग 500 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गई। बिजली बाधित होने से राजधानी समेत कई ट्रेनें जहां की तहां खड़ी हो गई। चौथी घटना है 8 सितंबर की रात की, जब कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे सिलेंडर से टकरा गई। घटनास्थल के पास से एक पेट्रोल से भरी बॉटल भी मिली है। NIA इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और पांचवी घटना भी 8 सितंबर की रात की है, जब अजमेर में एक ट्रेन सीमेंट के ब्लॉक से जा टकराई। अजमेर में सराधना और बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी के ट्रैक पर 2 जगहों पर कंक्रीट ब्लॉक्स को रखा गया था। गनीमत यह रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गई और कोई हादसा नहीं हुआ। यानी कि एक बड़ा हादसा हो सकता था। हर बार यही साजिश रची गई है। तो पिछले कुछ दिनों में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की घटनाओं की दर्जनों घटनाएं अभी तक सामने आ गई हैं। 55 दिन में 20 बार ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश की गई है। अलग अलग राज्यों में रेलवे ट्रैक में छेड़छाड़ की घटनाएं आपको बताते, ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए, संयोग है या फिर यह आतंकी प्रयोग है। रेलवे ट्रैक आखिर क्यों दुश्मन के निशाने में है? क्योंकि पाकिस्तान के कनेक्शन की बात भी कही जा रही है। 8 सितंबर 2024 की बात करें, सोलापुर महाराष्ट्र रेलवे ट्रैक पर रखा गया था यहां पर एक बड़ा पत्थर। और 30 अगस्त 2024 की बात करें तो पलामू झारखंड का मामला है। ट्रैक से 100 पेंड्रोल क्लिप्स को चोरी कर लिया गया। 28 अगस्त 2024 को क्या हुआ? राजस्थान में 12 में क्या हुआ? यहां पर पटरी पर बाइक का स्क्रैप मिला। 23 अगस्त 2024 को क्या हुआ? फर्रुखाबाद ट्रैक पर लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा रख दिया गया था। 24 अगस्त 2024 को अजमेर राजस्थान में क्या होता है? रेलवे पटरी पर पत्थर को रख दिया गया, एक बड़ा सा बोल्डर यहां पर रख दिया गया। 20 अगस्त 2024 को प्रयागराज यूपी की घटना है, जब रेलवे ट्रैक पर बाइक का ऑयल व्हील रख दिया गया, एलॉय व्हील। 17 अगस्त 2024 को क्या हुआ? कानपुर यूपी का मामला है, जहां पर साबरमती एक्सप्रेस के 20 कोच डिरेल हो गए। वहां पर भी ऐसी साजिश रची गई थी। 5 अगस्त 2024 को लखनऊ रेलवे ट्रैक पर एक साइकिल और सिलेंडर वहां पर रख दिया गया। यानी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये लोग। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गंगरार सोनियाना स्टेशन पर, जो कि राजस्थान में है, रेलवे ट्रैक पर लोहे के 2 प्लेट्स यहां से बरामद हुआ। आप समझिए कि कैसे लगातार बड़ी जो घटना इसको अंजाम देने की कोशिश हो रही है, एक जैसी साजिशें निकलकर सामने आ रही है। और चलिए अब बात करते हैं पटना की, क्योंकि यहां पर कैसे दोहरा जल प्रहार पड़ा है। पटना की क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, यह हम आपको दिखाते हैं। यहां पर बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गंगा नदी का जो जलस्तर बढ़ गया है और इसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी है। निचले इलाके खासतौर से इस बाढ़ के हाहाकार का शिकार बन गए हैं। गंगा घाट के किनारे बने ज्यादातर घर जलमग्न हो गए। इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो पटना सिटी के कंगन घाट से ड्रोन कैमरे से कैप्चर की गई है। चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। घर, मकान, दुकान, सड़कें सब डूबे नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। लोगों के खाने पीने का इंतजाम यहां पर किया जा रहा है। बाढ़ की ऐसी भयावहता के सामने लोग बेबस नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए बिहार की राजधानी का क्या हाल हो गया है, किस तरह से पटना में जो एक बड़ा इलाका है वो पानी में डूबा हुआ है। तो पटना की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यह आपको एलिवेटेड रोड नजर आ रही होगी और इसके चारों तरफ आपको ऐसा लगेगा कि मानो कोई समंदर हो, कोई नदी है जिसके ऊपर से यह पुल गुजर रहा है। और फिर देखिए आप किस तरह से आगे जो सड़क है वो पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। ये भयावह हालात है। और ये देखिए कैसे जो लोग हैं वो अपना जरूरी सामान है उसको शिफ्ट कर रहे हैं। बच्चों के साथ सुरक्षित इलाकों में जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जान को खतरा, उनका घर, सब कुछ सामान सब कुछ डूब चुका है। तो पटना और इसके आसपास गंगा कहर बन गई है। 4 प्रखंड के सैकड़ों गांव और पूरा दियारा का इलाका जलमग्न हो गया है। गले तक पानी में डूबकर छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाकर लोग पलायन कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से टीवी9 संवाददाता रुपेश कुमार की यह रिपोर्ट आप देखिए। बिहार की राजधानी पटना समेत सूबे के 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार की ज़्यादातर नदियां उफान पर हैं। कोसी, बागमती से लेकर पटना में गंगा और पुनपुन तक उफान पर है और उसके किनारे बसने वाली बड़ी आबादी बाढ़ग्रस्त है, आपदाग्रस्त है। आप देखिए इस वक्त हम
पटना से सटे दियारा इलाका जो है पूरी तरह से गंगा बाढ़ में चपेट में, गंगा खतरे के निशान से 3 इंच ऊपर। और उसके बाद से जो स्थिति है इन टोलों में देखिए, अभी हम बिंद टोली में मौजूद हैं और ये पूरी तरह से जल से घिरा हुआ चारों तरफ से, यहाँ आप देखिए तो ये जल बंधक बने हुए हैं। और सरकार ने तो ज़रूर कहा है कि नाव की व्यवस्था की गई है, सरकारी नाव की व्यवस्था, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है तो आप देखिए, वहाँ देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं और एक पुरुष सदस्य हैं, वो अपने हाथों में सामान लिए हुए। और यहाँ देखिए ये जो जुगाड़ की नाव है, ये बिहार में कहीं बाढ़ आए, सरकार के दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये कैसे नाव बनाए? ये अपने ही से बनाए, ट्यूब खरीद के लाए हैं, पंप से बनवा के सब तख्त बांध के वहीं पर जा रहे हैं हम लोग, पानी उनी ला रहे हैं। पानी उनी ला? हाँ, घर में से सामान वामान निकाले हैं इसी से। अच्छा, कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से? व्यवस्था तो कहाँ कुछ है, अभी व्यवस्था नहीं है। खाने के लिए बनाने के लिए वहाँ पर टेंट उंट लगा है तो खाना भी खत्म हो जा रहा है रात में। अच्छा, खरीदते खरीदते आदमी के खत्म हो जा रहा है। कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? घर नहाने जाते हैं वो पट्टी घर में। अच्छा, ठीक है, जाइए। तो ये जो इलाका है वहाँ भी देखिए, वहाँ भी एक नाव से लेकर के सामने ये जो पूरा सब अंदर पूरा कितना पानी है? पूरा एकदम इतना पानी है एकदम घर में? हाँ, घर में पूरा पानी है एकदम, पूरा डूब गया है घर, सब चीज़ पूरा घर सब कुछ? हाँ, ऊंचा ऊंचा करके हम लोग सामान सरियाए हैं कैसा हूँ। हाँ, पूरा पानी एकदम हो गया है। तो गंगा के किनारे जो आबादी है, गंगा जैसे बिहार में प्रवेश करती है, बक्सर से लेकर के और भागलपुर तक यही हालात हैं। और जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, पूरा ये जो दियारा का इलाका है, और एक तरह से कहें कि ग्रेटर पटना भी बढ़ा है बिहटा से आगे तक। कुछ अपार्टमेंट्स आपको आगे दिख रहे होंगे जो बने हैं, हालांकि वहाँ आबादी नहीं है, लेकिन बन रहे हैं, बने हैं अर्धनिर्मित, उन सब में पानी प्रवेश कर गया है। सामने एक देखिए, एक व्यक्ति अपने हाथों में घर में जाना है और वहाँ का जो कुछ बचा हुआ है, जो कुछ सूखा सामान है, या फिर नहाने के लिए खुले में ऊंचे स्थान पर लोगों ने शरण ज़रूर ले रखी है, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिसके लिए घर जाना आवश्यक है। तो गंगा किनारे बसे हुए सभी गांव की एक ही कहानी नजर आ रही है और ये कहानी है पानी में कट रही जिंदगानी। लोग कहीं मचान बनाकर तो कहीं पर नाव में बैठकर दिन काटते हुए नजर आ रहे हैं। अब पटना दियारा इलाके के एक और गांव की तस्वीर आप देखिए, क्या हालात हैं। यहाँ पर भी चारों तरफ जलमग्नता की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लोग ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखे हैं। सामने अगर देखें तो ऑटो किस तरीके से पानी में डूबा हुआ, लोगों के घर जो आमतौर पर ये कच्चे पक्के मकान हैं, झोपड़ियाँ, एस्बेस्टस के मकान हैं, वो मकान पूरी तरह से, और आप बाएं बढ़ते जाइए जहाँ तक आप जाएंगे, ये पूरा जो टोला है, ये जो गांव है, ये पूरी तरह से जलमग्न, ऊंचे स्थान पर लोगों ने यहाँ पर शरण ले रखी है। हालांकि यहाँ पर एक बड़ी नाव ज़रूर हमको दिख रही है गांव के किनारे। वो बड़ी नाव जो खड़ी है, ज़्यादातर इलाकों में वहाँ एक ट्यूब जो व्यवस्था होती है, ट्यूब में हवा डाल करके, और वो ट्यूब कहते हैं यहाँ, ट्यूब जिसको आप कह सकते हैं, ट्यूब के अंदर हवा डाल करके और उसको पानी में तैरने के काबिल बनाया जाता है और उसी पर आना जाना होता है। आमतौर पर ये एक लोकल व्यवस्था है जिसे जुगाड़ की नाव कहते हैं। इस जुगाड़ की नाव का ही भरोसा है। एक सरकारी नाव वहाँ पर मुझे ज़रूर एक खड़ी हुई दिख रही है। तो ये जो पुनपुन और गंगा, इन दो नदियों की जो बाढ़ है, जो दोनों नदियां जो उफान पर हैं, उसका असर यहाँ पे दिखेगा। ये पानी अगर आपको लाल दिख रहा है तो पुनपुन का पानी चूँकि लाल बालू से होकर के वो गुजरता है, लिहाजा जब पुनपुन और गंगा एकाकार होती है तो पानी पूरा लाल हो जाता है। और पटना और आसपास के बसे हुए लोग समझ जाते हैं कि गंगा और पुनपुन दोनों पानी से मिला जुला जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, वो दोनों नदियों का जल यहाँ पर प्रलय मचा रहा है। हालांकि लोग जो हैं वो पूरी तरह से पलायन कर रहे हैं। पलायन करने की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। ऊंचे स्थानों पर लोग शरण ले रखे हैं और सरकार ने कई निर्देश ज़रूर जारी किए हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आपको सरकार की बहुत उपस्थिति, सरकार की तैयारियां, सरकार की बड़ी व्यवस्था यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। तो पटना में बाढ़ की वजह से लोग मुश्किल में है। घर के साथ साथ खाने पीने का सामान भी डूब चुका है। बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच पूर्व सांसद रामकृपाल यादव भी पहुंचे और उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव जी भी यहाँ टकटकी लगाए हैं। क्या देख रहे हैं रामकृपाल जी? एक्चुअली ऐसा है कि अब से कोई 3 दिन पहले जब गंगा
रुद्र रूप धारण की थी तो मैं दानापुर में गया था और सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया था। बहुत विकराल रूप धारण किए हुए है गंगा का पानी, और सब सोन नदी, सब पुनपुन नदी, सब पानी से पूरा हमारा इलाका पटना ही पूरा अस्त व्यस्त है। नहीं, वो क्या है वो तो हम देख रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? हाँ, यही तो मैं आ रहा हूँ उसी पर। तो मैंने जिलाधिकारी जिससे बातचीत किया था, उनके दफ्तर में भी गया था और हमने कहा कि तत्काल इन लोगों को नाव की व्यवस्था करवाइए, आने जाने में बहुत कठिनाई है हर घर। और देखिए इस बीच बड़ी खबर हरियाणा चुनाव को लेकर आ रही है। शैलजा को बीजेपी के ऑफर पर बोले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बयान आ गया है, बीजेपी पहले अपना घर संभाले, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। तो कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से ये बयान आया। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से यह ऑफर दिया गया था कुमारी शैलजा को कि वो बीजेपी आ सकती है, वहां पर उनका स्वागत है। अब आपको सुनाते हैं मनोहर लाल ने क्या कहा था और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर क्या जवाब दिया। हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान आता तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी हो खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं मैं ऐसा नहीं बोलता, करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस घर को गालियां तक दी इन्होंने, वो बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके पहचान निराश हुए, हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आए तो हम तैयार हैं। ये लोग हमारी चिंता बहुत कर रहे हैं, उनकी चिंता पहले करने दो ना। वहाँ इतना फूट हो रहा है, इतने लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट ठहरे। पहला अपना घर संभालो, बाद में हमारे घर की, हमारे नेबर की चिंता करो। और बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि आज आतिशी बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण से पहले TV9 से बोले मंत्री बनने वाले गोपाल राय, केजरीवाल के शुरू किए गए कामों को पूरा करना हमारा मकसद है। चुनाव से पहले सभी कामों को पूरा करना है, जिम्मेदारी कोई भी हो, काम हमारी प्राथमिकता है। चुनाव में अरविंद केजरीवाल फिर से प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। केजरीवाल सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ देंगे। गोपाल राय से TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने खास बातचीत की। आज से आपकी जो तीसरी सरकार का कार्यकाल शुरू हो गया है, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, मुख्यमंत्री के काम के साथ साथ पूरी कैबिनेट का एक ही प्राथमिकता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम शुरू किए उन कामों को चुनाव तक पूरा किया जाए। दूसरा, सब लोग मिलकर के दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल को दोबारा प्रचंड बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए। जी, इसी पे काम करेगी सरकार। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल का वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा कि अब बहनों का आना जाना तो फ्री हो गया है, लेकिन 10 रुपये भी खर्च करने होते हैं तो उन्हें किसी का मुंह ताकना पड़ता है। मैं इशारा कर रहा हूँ उस 1000 की योजना के बारे में जो कि अमलीजामा नहीं पहन पाई। उसको लेकर के इस नई सरकार का क्या विजन है, कैसे आगे बढ़ाएगी? देखिए, जो काम, जैसा मैंने कहा कि जो काम जो है अधूरे हैं, जिनको लेकर के संघर्ष पहले भी चल रहा था और उस पर प्रयास हमारा और तेज होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की एक ही पहचान थी, जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने भी जनता के लिए प्रचंड तरीके से काम किया। उन कामों को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है और दूसरा, भाजपा के षड्यंत्रों से उन कामों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये बताइए कि अब तमाम चीज़ें आपने कहीं कि अब भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा उसको धोकर ही सामने आएंगे। सरकार बन गई है, पोर्टफोलियो भी बटे नहीं है, आप
के लिए और पर्यावरण के लिए जाना जाता है, तमाम चीज़ों ग्रीन एरिया बड़ा हो या सबसे अच्छे हवा के हिसाब से दिन रहे हों, क्या चाहेंगे नई सरकार में भी आपको यही जिम्मेदारी मिले या कुछ रोल चेंज करना चाहते हैं? देखिए, हम टीम वर्क करते हैं, जिम्मेदारी कोई भी हो, जनता के लिए काम करना हमारी प्राथमिकता है। जो भी जिम्मेदारी होगी उस जिम्मेदारी को हम टीम वर्क की तरह काम करेंगे और उसे पूरा करेंगे। एक साथी की जगह अभी भी खाली रखी गई है। मेरे ख्याल से आपको जो पहले अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार थी, क्योंकि समय कम है, तो अभी इसकी प्राथमिकता यही है कि उन कामों को जो लोग जानते हैं, समझते हैं, उन कामों को जो है तेजी के साथ अंजाम तक पहुंचाया जाए। और मेरे ख्याल से बहुत कम समय है, जल्द ही चुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत से आएंगे और फिर नए शरीर से और काम आगे बढ़ेगा। और चलिए बात करते हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां पर क्या सवाल है कि फिर से हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एक बार फिर से बवाल मचा और यहां पर फिर से निशाने पर है मंदिर। इसको लेकर बड़ी खबर आपको बताएं, बांग्लादेश के चटगांव और रंगमती में फिर से हिंसा भड़की है। मंदिर और बौद्ध मठ को इस बार टारगेट पर लिया गया है। ये देखिए आप तस्वीरें, दान पेटियों को लूटने का भी आरोप लगा है। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा का आरोप लगा है। तो आपको याद होगा अभी 1 महीने पहले की बात है जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था और उसके बाद वो भारत आई थी। उस दौरान किस तरह से वहां पर उग्र प्रदर्शन हुआ था, हिंसा हुई थी। उस दौरान भी कई मंदिरों को निशाने पर लिया गया था, तोड़फोड़ की गई थी। और एक बार फिर से कुछ वैसा ही वाकया मामला सामने आया है जो चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि कई मंदिर और बौद्ध मठ को एक बार फिर टारगेट किया गया और इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्या हुआ है बांग्लादेश में, क्योंकि वहां पर अंतरिम सरकार के जो मुखिया है मोहम्मद यूनुस, इसके बाद काफी उम्मीद यह थी कि इसके बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उग्र भीड़ ने मंदिर को निशाना बनाया। यह बांग्लादेश में एक बार फिर से हुआ, हिंदू समुदाय को एक बार फिर से टारगेट पर लेने का काम किया गया है। 200 से ज्यादा दुकानों और घरों में आग लगाई गई और बताया जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके घरों को, दुकानों को टारगेट पर लिया गया। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, ताजा घटना हिंसा की हुई है। आगजनी के बाद लोगों ने जंगल की तरफ भागना ज्यादा महफूज समझा। सरकार ने शांति की तत्काल अपील की है, लेकिन क्या उसका असर होगा, यह बड़ा सवाल है। जांच के लिए जो ताजा घटना हुई है बांग्लादेश में, इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी का जो गठन है वो भी कर दिया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत अमेरिका के युद्धाभ्यास की, और आखिरकार क्यों इसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। बीकानेर में भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास, ये बड़ी खबर आपके सामने। दोनों देशों के 600 जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने अपना शौर्य दमखम दिखाया है। ये देखिए आप तस्वीरें, दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को ढूंढ कर ध्वस्त किया गया। होवित्जर तोप से दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद किया गया। तो ये तस्वीर आपके सामने है, ये संयुक्त युद्धाभ्यास है, ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में है। दोनों देशों के 600 सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया है। ये देखिए आप किस तरह से इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया है। 20वां संस्करण, यानी कि दोनों देशों की सेनाएं एक साथ ये युद्धाभ्यास कर रही है। टारगेट को ध्वस्त किया गया है और इसमें होवित्जर तोप का इस्तेमाल किया गया, ये देखिए। साथ ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, कई गन्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये युद्धाभ्यास की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और दुनिया के हर देश की सेना के लिए ड्रोन सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। ड्रोन जैसे नए खतरे से निपटने की भी अब ट्रेनिंग दी गई। ये तस्वीरें उसी तरफ इशारा कर रही है। इसके लिए बाज को काम में लिया गया। आप देखिए कैसे बाज ने आसमान में उड़ान भरी, ड्रोन को अपने चोंच से नीचे गिरा दिया। बाज के सिर पर कैमरा भी बंधा था, जिसकी मदद से सेना के जवान दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहे थे।